नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुख करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 संसदीय सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के निशान विद्यालय पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला, तो देश के गृह मंत्री और गांधीनगर से उम्मीदवार अमित शाह ने अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर अपने परिवार संग पहुंचकर मतदान किया। वोट डालने के बाद अमित शाह ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। यह चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने अपना राज कायम किया था। कांग्रेस के पास इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ खास नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इस चरण की 42 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी है। ऐसे में देखना है कि तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए संजीवनी तो किसके लिए टेंशन का सबब बनेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के धार में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था और तीसरे चरण में जो थोड़े बहुत तारे दिख रहे थे वो भी अब अस्त होते जाएंगे, क्योंकि पूरे देश ने तय कर लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार। 4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है। फिर एक बार चार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। तीसरे चरण में बिहार में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें उत्साह पैदा कर रही हैं। तीसरे चरण में बिहार की अररिया, सुपौल, मधेपुरा, झांझपुर और खगड़िया सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन ने तीसरे चरण के मतदान में अपने गृह जिला सुपौल में मतदान किया। वहीं शहनवाज हुसैन ने तीसरे चरण में मतदान वाले सभी लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की है कि वो मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदान न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, बल्कि राज्य और देश के निर्माण में मतदान के बिना सहभागिता असंभव है। उन्होंने कहा कि बेहतर राज्य और देश के बेहतर भविष्य के लिए सभी मतदाता समय पर मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डालें। मतदान किया है, फिर मैं जलपान करूंगा। सुबह सुबह मैंने अपना वोट डाल दिया है, लाइन में लग के डाला है। 19 लोगों ने हमसे पहले डाला, 20वें नंबर पे मैंने वोट डाला। मेरा वोट भारत को शक्ति देगा, मेरा वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, मेरा वोट भारत को आर्थिक शक्ति बनाएगा, मेरा वोट देश को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। ये राष्ट्र मजबूत हो, इसके लिए वोट जरूरी है। मेरी अपील है उन सब लोगों से, जो लोग अभी घर में बैठे हैं, जलपान कर रहे हैं, पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिएगा। एक एक वोट डले। और सुपौल में मैं हर बार आकर अपने घर पे ही वोट डालता हूं, तो यहाँ पर मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। मतदान किया है, फिर मैं जलपान करूँगा। वहीं सुपौल में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गौरवगढ़ के बूथ संख्या 138 पर पहुंचकर मतदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की 40 सीटें आएंगी।
देश में तीसरे चरण का मतदान जारी है। वहीं विदिशा में भी लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही मतदान करने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही लोगों की कतारें देखी गई। इस बार युवा बड़े जोर शोर से मतदान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं विदिशा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा भी मतदान करने पहुंचे। विदिशा की हाई प्रोफाइल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा आमने सामने हैं। तृतीय चरण का चुनाव हुआ है और मुझे लगता है कि 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसी पैटर्न पे आज तीसरे चरण का मतदान भी जाएगा। इंडिया गठबंधन को बहुमत दिख रहा है, लोग झूठ को नकार रहे हैं, विकास और भारत के भविष्य को वोट जाएगा उसे स्वीकार कर रहे हैं। भारत की जनता बहुत जागरूक है, वो अपने अधिकार को समझती है और जिसने भी संविधान के अंतर्गत उनके अधिकार को चुनौती दी है या दबाने की कोशिश की है उसको दुगनी ताकत से भारत की जनता ने हमेशा जवाब दिया है। मैंने 50 साल के अपने राजनीतिक जीवन में ये देखा है। तृतीय चरण का चुनाव हुआ है और मुझे लगता है कि 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसी पैटर्न पे आज तीसरे चरण का मतदान भी जाएगा। इंडिया गठबंधन को बहुमत दिख रहा है, लोग झूठ को नकार रहे हैं, विकास और भारत के भविष्य को वोट जाएगा उसे स्वीकार कर रहे हैं। भारत की जनता बहुत जागरूक है, वो अपने अधिकार को समझती है और जिसने भी संविधान के अंतर्गत उनके अधिकार को चुनौती दी है या दबाने की कोशिश की है उसको दुगनी ताकत से भारत की जनता ने हमेशा जवाब दिया है। मैंने 50 साल के अपने एमपी में 9 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है, लेकिन सबकी नजरें राजगढ़, गुना और विदिशा पर हैं। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे मतदान में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व सीएम और 1 केंद्रीय मंत्री की किस्मत का फैसला होना है। वहीं कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 2034 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 111 पिंक और 70 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। वहीं भोपाल लोकसभा सीट पर 23.28 लाख वोटर्स मतदान करेंगे, जहां मतदान के दौरान 3 बार लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिसमें डायमंड रिंग जैसी गिफ्ट जीत सकेंगे। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव में आज मध्य प्रदेश की बैतूल सहित 9 सीटों पर मतदान जारी है। बैतूल में 18 लाख से अधिक मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। इसमें 9,66,995 पुरुष मतदाता और 9,29,000 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बैतूल संसदीय क्षेत्र से कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आज सुबह से मतदान प्रारंभ हो गया, जिसमें मतदाताओं में निरंतर उत्साह देखा जा रहा है। महिला मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान करने के बाद चर्चा में मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने देश हित, संस्कृति और विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है। गुना शिवपुरी लोकसभा के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 15 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, जहां मुख्य मुकाबला भाजपा के ज्योतिराज सिंधिया और यादवेंद्र सिंह यादव के बीच है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 18,89,551 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9,83,879 पुरुष मतदाता और 9,05,664 महिला मतदाता हैं और 48 थर्ड जेंडर श्रेणी के मतदाता हैं। प्रशासन ने पोलिंग बूथों को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया है, जहां मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए पोलिंग बूथों पर गर्मी से बचने के लिए छांव, पीने के लिए ठंडा पानी, कूलर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिराज सिंधिया ने भी पोलिंग बूथों पर जाकर जायजा लिया। एक कुर्सी या सीट पकड़ने की प्रक्रिया या लक्ष्य नहीं, और सेवा भाव की एक परंपरा रही। उसी सेवा भाव को आगे बढ़ाना, जन जन की सेवा करना, विकास लाना, प्रगति लाना,
22 साल मेरे जनसेवा के इतिहास में वही मेरा सफ़र रहा है और जीवन के अंतिम सांस तक वही सफ़र मेरा रहा। हर चुनाव में साथ और जैसे मैंने कहा कि जनसेवा ही परिवार की परंपरा रही। मैंने अपने पूज्य पिता यूपी के मुरादाबाद की कुंदरी और बिलारी विधानसभा में लोकसभा संभल सीट को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से बूथ केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी मनवेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 9 बजे तक 17% मतदान हो चुका है। जो लगातार बिलारी और कुंदरी में बूथ केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहीं जिलाधिकारी मनवेंद्र सिंह का मानना है कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर चलाया गया अभियान से फर्क नजर आ रहा है और वोटों की संख्या ज्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकती है। लोकसभा क्षेत्र में मुरादाबाद की 2 विधानसभा आती हैं, कुंदरकी और बिलारी। दोनों में आज सवेरे 6 बजे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो गया है। सभी जगह मतदान चल रहा है। जो 9 बजे का परसेंटेज है वो 17 से 18% के बीच में मतदान हुआ है। तो काफ़ी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, तो ठीक ढंग से मतदान हो रहा है। निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी वोटर आईडी के साथ जाए और जो 12 विकल्प हैं वो विकल्प में ओरिजिनल कॉपी उस विकल्प को लेके जाए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड का कोई डुप्लीकेट कॉपी लेके जाता है तो उसको मान्य नहीं होगा। हमारे मध्य प्रदेश के सारनी में इंडिया महागठबंधन की विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदेश सेवा दल उपाध्यक्ष भोला कांति ने बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देश की जनता के विश्वास का हनन किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमारे सारनी क्षेत्र में आज तक रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अजय सोनी ने बताया कि इंडिया महागठबंधन आने वाले दिनों में सरकार बनाने वाली है। आशा ऐसी लगाई हुई है, जनता ने अपना रुख इसलिए बताया है कि पूर्व सांसद महोदय जी ने खुद ही स्वयं बताया कि मुझे जो है 5 साल इस कार्य क्षेत्र करने में सीखने में 5 साल का समय लग गया है और खुद कहते हैं कि जनता मुझे इस बार वोट करके विजयी बनाए और ताकि मैं आने वाले समय। आज इंडिया गठबंधन के तहत समस्त आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा एक बिहार के दरभंगा लोकसभा चुनाव का मतदान चौथे चरण में 13 मई को होना है। मतदाता को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में अलीनगर विधानसभा के तारडीह प्रखंड के पोखर भिंडा स्टेडियम में जनसभा करने पहुंचे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने और बीजेपी के संबंध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों का संबंध 1995 से है। हालांकि बीच में हमने 2 बार गलती की। आरजेडी का बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो लोग गड़बड़ी किए तो हमने उन लोगों को हटा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हमने फैसला लिया है कि कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। हम लोगों का संबंध 1995 से है। हालांकि बीच में तो हम 2 को गलती कर दिए, 2 को बीच में कर दिए थे और गड़बड़ सड़बड़ किया और उसको तो हम हटा दिए। और अब हमने तय कर दिया है कि कभी भी हम इधर उधर नहीं, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे और एक साथ हम लोग काम करेंगे। आज जानते हैं जितना काम हुआ है, याद रखिए ना 2005 में हम लोग आए और उसके पहले किसको था आप सोच लीजिए। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया? हम तो उसको बना दिए थे। अब जब गड़बड़ किया तो हम तो अलग हट गए 1944 में 94 में, और बाद में तो 1995 में हम लोग एक साथ हुए और वो सब कोई काम नहीं किया है। और आप जान लीजिए शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था। यह हालत था। ये 5 तक इन लोगों को मिला 15 साल और हट गया 7 साल में तो अपनी बीवी को बनवा दिया। अब बाल बच्चा कै को पैदा किया? 9 गो बेटा बेटी पैदा किया।
आप बेटी को कैगो को बना दिया है, तब बेटा को कैगो बना दिया है, अब वही सब बोलते रहता है ना सनात। ये लोग कोई काम किया है? यहाँ पर जान लीजिए, हम लोग कभी अपने परिवार को या भारतीय जनता पार्टी। उधर झारखंड में राज्य सरकार के मंत्री के नौकर के पास मिले करोड़ों रुपए के मामले पर पत्रकारों के सवालों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी चुप्पी साध गए। वहीं पटना में नरेंद्र मोदी और बख्तियारपुर में अमित शाह के रोड शो पर कहा कि सिर्फ चुनाव के समय में घूमते मत आइए, बिहार के लिए कुछ काम भी कीजिए। 5 साल बाद फिर आ रहे हैं और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, समझ रहे हैं? जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है। तो हम क्या कहते थे बार बार, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा को। बिहार है और बिहार में हम लोग हर किसी को स्वागत करते हैं। मैं खाली यही उम्मीद करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, बिहार में आइए, घूमिए फिरिए, ये आप ही का राज है। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में भाषण देने के लिए नहीं आइए, चुनाव के बाद भी आप आइए बिहार में। जदयू के प्रवक्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजद और कांग्रेस पार्टी आरक्षण को घटाने और विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। सत्ता से बेदखल किए जाने से राजद कांग्रेस दोनों के युवराज अब इतने बेचैन हो गए हैं कि अब यह जनता से बदला लेने की तैयारी में है। साथ ही कहा कि कर्पूरी ठाकुर के समय केवल दलित समाज को आरक्षण मिला करता था। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े अति पिछड़े समाज की गरीबों को समझा और पहली बार उन्हें आरक्षण देने का क्रांतिकारी काम किया। उस समय उन्होंने पिछड़े समाज को 8% और अति पिछड़े समाज को 12% का आरक्षण दिया था। बाद में कांग्रेस और राजद की सरकारें आई, लेकिन उन्होंने न तो किसी नए वर्ग को आरक्षण दिया और न ही दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण बढ़ाया। कर्नाटक या दूसरे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तभी से ये बात चली और जब नेता प्रतिपक्ष से ये सवाल पूछा गया आप लोगों के माध्यम से, तो वो विषय को मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं समझा और सीधे उन्होंने कर्पूरी मॉडल की चर्चा की। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो अपने शासनकाल में आरक्षण दिया था उसकी चर्चा की। तो मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि जनरल कर्पूरी ठाकुर साहब का जो आरक्षण मॉडल था वो कोई धर्म के आधार पर नहीं था, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर है। और इसी के आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जिसमें और जब धर्म के आधार पर नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आरक्षण से डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता है, ना किया जा सकता था। जो कांग्रेस शासित राज्य है, वहां धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तभी से ये बात चली और जब नेता प्रतिपक्ष से ये सवाल पूछा गया आप लोगों के माध्यम से, तो वो विषय को मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं समझा और सीधे उन्होंने कर्पूरी मॉडल की चर्चा की। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो अपने शासनकाल में आरक्षण दिया था उसकी चर्चा की। तो मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि जनरल कर्पूरी ठाकुर साहब का जो आरक्षण मॉडल था वो कोई धर्म के आधार पर नहीं। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात पहले पति और फिर उसे बचाने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने से पति की मौत हो गई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के दतौली गांव का रहने वाला 25 साल का अंकित मनोरोगी था। शाम 7 बजे वह नित्य क्रम के लिए गांव के बाहर गया था। उसकी देखभाल के लिए उसकी 23 वर्षीय पत्नी अर्चना भी पहुंच गई। इस दौरान शटल ट्रेन की चपेट में आने से अंकित की मौत हो गई। पति का हाथ पकड़ने के चक्कर में तेज का झटका लगने से पत्नी दूर जा गिरी, इससे उसकी भी मौत हो गई। दंपति की मौत से परिजनों में शोक का माहौल है। दंपति की 1-2 साल की बेटी अंतिमा भी है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।